फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एसजीसी के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था यूनिट 6 को। इस 6 यूनिट में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर लिया था, जिसमें हमें जेनेटिक्स के बारे में डिस्कशन करना था, जिसमें मेंडलिज्म, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके थे। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, डोसेज कंपनसेशन। इसी डोसेज कंपनसेशन को हम लोगों को पढ़ना है। डोसेज कंपनसेशन क्या होता है और कैसे इसका क्या फंक्शन है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो डोसेज कंपनसेशन या कंपनसेट करने का यहाँ पर मीन्स है कि जो भी डोज को कंपनसेट करना, जो भी हमारे डोसेज हैं, यहाँ पर डोसेज कंपनसेशन का मतलब है कंपनसेट करना या इक्वल करना। इक्वल करना, जैसा हम जानते हैं कि जो इन केस ऑफ ह्यूमन अगर देखा जाए, मेल के पास एक वाई क्रोमोसोम होता है और एक एक्स क्रोमोसोम होता है। यानी मेल के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी में अगर देखें, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो कई बार ये चीज़ें देखी जाती हैं कि हम ये मानते हैं कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन की संख्या बहुत कम होती है, यानी इसके ऊपर बहुत कम जीन होते हैं वाई क्रोमोसोम के ऊपर, जबकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मैक्सिमम जीन होते हैं, अधिकतम जीन होते हैं। तो क्या इनके डोज को यदि कंपनसेट ना किया जाए या इनका डोज अगर कंपनसेट नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में इसका हाइपर एक्सप्रेशन और इनका हाइपो हो जाएगा, क्योंकि इनके पास तो नंबर ऑफ जीन क्या है, कम है। वाई क्रोमोसोम के पास क्या होता है, नंबर ऑफ जीन कम होता है, जिसके वजह से अब इन दोनों मेल और फीमेल के बीच में जो भी क्रोमोसोम है, उस पर जो सिचुएटेड जीन है, उनको हम क्या करते हैं, इस डोजेज कंपनसेशन मैकेनिज्म के द्वारा उनके डोज को हम क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं या इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इसी को हम। इन मैन इट हैज बीन फाउंड दैट, ये पाया गया, वाई क्रोमोसोम आर जनरली इनर्ट। वाई क्रोमोसोम जनरली इनर्ट होता है। यहाँ पर इनर्ट कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि इसके पास जीन कम होते हैं। वाई क्रोमोसोम आर जनरली इनर्ट इन कंपेरिजन टू एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के कंपेरिजन में वाई क्रोमोसोम इनर्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ जीन कम होते हैं। एंड अदर क्रोमोसोम एंड ओनली ए फ्यू जीन्स, यहाँ पर बहुत कम जीन्स पाए जाते हैं। ओनली ए फ्यू जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन वाई क्रोमोसोम। ह्यूमन वाई क्रोमोसोम के ऊपर बहुत कम जीन पाए जाते हैं, इस वजह से इसे हम मान लेते हैं कि ये कैसा होता है, इनर्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, इस ऊपर के जो भी हमने डिस्कशन किया, फ्रॉम द अबव डिस्कशन ऑन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ह्यूमन, इट अपीयर्स दैट फीमेल कंटेन ए हायर डोज ऑफ फंक्शनल जीन। जिसमें इस डिस्कशन से हमें ये पता चला कि जो फीमेल्स होती हैं, उन फीमेल के पास फंक्शनल जीन की जो डोज है वो क्या होता है, हायर होता है, यानी अधिक होता है। इनके पास अधिक फंक्शनल जीन होते हैं। फंक्शनल जीन की संख्या इसमें क्या होती है, हायर होती है इन कंपेरिजन टू मेल जीन्स कंटेनिंग क्रोमोसोम देन मेल। फीमेल में हम जानते हैं क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है,
44 प्लस XX होता है, जबकि मेल में जो क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है 44 प्लस XY होती है। यानी 44 यहाँ पर ऑटोसोम है और सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे तो फीमेल के पास 2X है जबकि मेल के पास एक ही X है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं, इसके डेफिनेशन की बात कर लेंगे अगर तो डोजेज कंपनसेशन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ डोजेज कंपनसेशन थ्रू विच इफेक्टिव डोज ऑफ जीन्स ऑफ टू सेक्सेस, यानी दो जो सेक्स हैं मेल और फीमेल, उनकी जो इफेक्टिव जीन का इफेक्टिव डोज है उसे या तो इक्वल किया जाता है, इक्वल बनाया जाता है, या फिर नियरली इक्वल बनाया जाता है। यानी इस मैकेनिज्म के द्वारा जो भी दो सेक्स के अंदर जीन की संख्या है उसको क्या किया जाता है, ऑलमोस्ट या तो इक्वल करने की कोशिश की जाती है या नियरली इक्वल हो जाता है। ठीक है, इस मैकेनिज्म के द्वारा कैसे करते हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम के माध्यम से हम ये समझेंगे कि ये फीमेल है, ये मैमेलियन फीमेल का X क्रोमोसोम है, ये फीमेल है और इस फीमेल के पास 2X क्रोमोसोम है, यानी 1X एंड अदर X। इनके पास 2X क्रोमोसोम है, जबकि मेल के पास एक X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम है। तो ऐसे कंडीशन में हमें डोजेज कंपनसेशन करना है, तो हम ये समझते हैं डोजेज कंपनसेशन के जनरली दो मेथड अपनाए जाते हैं, या दो तरीके का जो मेथड है वो देखने को मिलता है। 2 मेथड यहां पर देखने को मिलेगा। पहला मेथड है, या तो हम इसके डोज को कुछ जीन का एक्टिवेशन हम क्या कर दें, एक्सप्रेशन कम कर दें, यानी उन जीन को इनएक्टिव कर दें, या उस क्रोमोसोम को हम क्या कर दें, इनएक्टिवेशन कर दें, इनएक्टिवेशन ऑफ क्रोमोसोम या इसी को हेट्रोक्रोमैटिनाइजेशन कहते हैं। हेट्रोक्रोमैटिनाइजेशन। ठीक है, दूसरा एक तरीका है, पहला तरीका हमने बताया कि उस जीन को हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो जीन है उसे इनएक्टिवेट कर देंगे, या उसके एक्सप्रेशन को हम क्या कर देंगे, रोक देंगे, या इसी का तीसरा नाम हम जीन साइलेंसिंग, हम क्या करेंगे, जीन साइलेंसिंग करेंगे। जीन साइलेंसिंग करेंगे जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के जो जीन होंगे उस जीन्स को हम क्या करेंगे, साइलेंट करेंगे, ताकि जो है वो जो मेल के पास एक्स क्रोमोसोम है उसके इक्वल हो जाए। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका हाइपर एक्टिवेशन करा देंगे। यहां पर इनएक्टिवेशन करा रहे थे, यहां पर हम क्या करेंगे, हाइपर एक्टिवेशन। हाइपर एक्टिवेशन ऑफ मेल क्रोमोसोम। तो हम यहां पर क्या करेंगे, दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं, या तो हम क्या कर दें, जो फीमेल का एक एक्स है या दोनों की कुछ जीन्स को हम क्या करें, साइलेंट कर दें, जिसे हम क्या कर दें, इनएक्टिवेशन करा दें, एक्टिवेशन, जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, इसके ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए। या दूसरा तरीका है, हम क्या करें, हाइपर एक्टिवेशन करा दें। हाइपर एक्टिवेशन की वजह से भी यहां पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहां पर आप क्या करो, दूसरा तरीका यह है कि इसमें आप ऐसा रहने दो जैसा कि
ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिल रहा है, ये मैमल्स के अंदर था, दूसरा ड्रोसोफिला। इस ड्रोसोफिला के अंदर हम क्या करेंगे, उस मेल को जो एक्स क्रोमोसोम है, मेल वाले एक्स क्रोमोसोम का ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसका हम क्या करेंगे, हाइपर एक्टिवेशन करा देंगे। हाइपर एक्टिवेशन, हाइपर एक्टिवेशन करा देंगे तो जो नंबर ऑफ जीन्स होंगे उतने ही, जितने भी नंबर ऑफ जीन होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे एक्सप्रेस ही हों, उसमें से कुछ लोगों, कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, उन जो एक्सप्रेस नॉर्मली नहीं होते हैं उन सारे जीन का भी हम एक्सप्रेशन करवा दें अगर, तो दोनों की जो डोज है ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तीसरा सी एलिगेंस की बात हम करेंगे। सी एलिगेंस एक वर्म है, इस सी एलिगेंस के अंदर दो तरह के इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं, यानी एक तो नॉर्मल, जब ये हर्माफ्रोडाइट के कंडीशन में होगा तो इसमें एक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे, और दूसरा जब ये हर्माफ्रोडाइट के केस में नहीं होगा तो इसमें एक्स और जीरो पाया जाता है, एक्स और जीरो, मतलब यहां पर एक एक्स नहीं होता, एक एक्स यहां पर नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में भी हमें क्या करना होगा, इसका हाइपर एक्टिवेशन कराना होगा, जिसके वजह से इन दोनों का जो डोज है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कैसे कराते हैं, आइए उस चीज को हम देखें। ठीक है, किसी भी जीन को हम एक्टिवेशन हाइपर कैसे करा सकते हैं या इनएक्टिवेशन करा सकते हैं। अच्छा, मैं इसको एक पॉइंट और आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये जो हम इनएक्टिवेशन करा रहे हैं, तो इसके इनएक्टिवेशन के द्वारा जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम के अंदर या जो फीमेल होगी उसमें एक हेट्रोक्रोमैटिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, हेट्रोक्रोमैटिनाइजेशन होगा, जिसके वजह से उसके जो भी जीन है या जो भी उसका क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है वो बहुत हाईली कंडेंस हो जाएगा, और जब वो हाईली कंडेंस हो जाएगा, हाइपर कंडेंसेशन हो जाएगी उसकी, तो वो जब भी हम उसे स्टैनिंग करते हैं उसकी, तो वो डार्क कलर देगा। तो ये इससे क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जिसके अंदर भी हाइपर क्रोमैटिनाइजेशन हो रहा है, उसमें क्या होगा, बार बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसमें क्या होगा, बार बॉडी, बार बॉडी बन जाएंगे। ये बार बॉडी क्या होते हैं, ये डायरेक्टली स्टैंड स्पॉट होते हैं, डार्कली स्टैंड बॉडी होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, बार बॉडी में हम देखेंगे और डार्कली स्टैंड बॉडी, ये सबसे पहले एक बार नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको कैट के अंदर देखा था, इस वजह से अपने नाम पर ही इनको बार बॉडी कहा। तो यहां पर क्या हुआ कि जिस भी फीमेल के अंदर, यदि मान लो जिस भी इंडिविजुअल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, उसमें नंबर ऑफ बार बॉडी कितने होंगे, 1। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में आपने देखा है कि उसके पास, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम की बात करें तो उसमें क्या होता है, XXY होता है। तो यहां पर नंबर ऑफ बार बॉडी कितने बनेंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ बार बॉडी जो बनेंगे वो कितने होंगे, 1। एक बार बॉडी का फॉर्मेशन यहां पर भी हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ बार बॉडी बनते हैं, तो जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, जितनी उसकी संख्या होगी, उससे एक कम बार बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब ये बार बॉडी भी क्यों बनते हैं, बार बॉडी भी
उस डोज को कंपनसेट करने के लिए बनते हैं, ताकि मेल और फीमेल के अंदर जो भी क्रोमोसोम है उनके ऊपर सिचुएटेड जो भी जीन्स हैं उनकी जो डोज है वो क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए। इसी वजह से बार बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे हम इनएक्टिवेशन करते हैं किसी भी जीन का, उस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इनएक्टिवेशन हम कैसे करेंगे। इनएक्टिवेशन करने के लिए हमें कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जैसे मेथाइलेज, एसिटाइलेज, मेथाइलेशन। हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो भी हमारे पास जीन है उस जीन का क्या करेंगे, हम उस जीन का या क्रोमोसोम है उसका हम मेथाइलेशन करा देंगे उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का। जैसे मान लो ये यहाँ पर एक डीएनए है, अब इसमें कई सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे आप जानते हो कई सारे जीन पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, प्रोमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ये मान लो इसका स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पर ये प्रमोटर है, प्रमोटर। तो नॉर्मली अगर हम इसे कंडेंस कर देंगे, मान लो इसे नॉर्मल तरीके से अगर इसे हम कंडेंसेशन इसकी बढ़ा देंगे, जैसे मान लो ये एक ओपन डीएनए है, अब इसमें बहुत सारे जीन एसोसिएटेड होंगे, तो अब ये ओपन तरीके से है, ओपन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका मेथाइलेशन कर दें या एसिटाइलेशन कर दें, तो इसे हमने बताया कि इसमें कई सारे एंजाइम की जरूरत पड़ती है। एंजाइम्स में हम जनरली यहाँ पर मेथाइलेज, एसिटाइलेज, इन सभी एंजाइम को हम यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो भी डीएनए है वो ऐसा पड़ा रहता है, और जब भी इसकी कंडेंसेशन स्टार्ट होती है तो ये क्या करता है, कुछ हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं, ये हिस्टोन मान लो हैं, अब इस हिस्टोन के अराउंड इसकी क्वाइलिंग होती है। ये मान लो डीएनए है, ये ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे ये रैप्ड होना स्टार्ट होगा और इसकी क्वाइलिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये बीड ऑन स्टिंग इस तरह का संरचना बना लेगा। अब धीरे धीरे इस डीएनए की क्वाइलिंग स्टार्ट होगी। अब इस क्वाइलिंग से फिर ये क्या बनेगा, एक क्लोज स्ट्रक्चर में बन जाएगा, क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसे हम क्रोमोसोम कहेंगे। अब ये डीएनए था, अब ये क्लोज स्ट्रक्चर में आ गया। अब यहां पर जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो सकता या अनएसेसेबल होता है। ये कैसा होगा, अनएसेसेबल, यानी एक्सप्रेशन यहां पर कम हो सकती है, ये एसेसेबल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मेथाइलेशन कर सकते हैं, मेथाइलेशन या हिस्टोन एसिटाइलेशन करेंगे, जिसके वजह से हम इस ओपन स्ट्रक्चर से क्लोज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इस क्लोज स्ट्रक्चर से ओपन स्ट्रक्चर में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर हम क्या करें, इसमें डी एसिटाइलेशन कर दें, तो डी एसिटाइलेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोज फॉर्म में, क्लोज फॉर्म। इसका हम क्या कर दिए, डी एसिटाइलेशन। डी एसिटाइलेशन कर दिए तो ये कहां कन्वर्ट हो गया, इसमें। अगर हम इसी का एसिटाइलेशन कर दिए
एसिटाइलेशन करेंगे तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन फॉर्म में। जब भी ये ओपन फॉर्म में रहेगा तो ये जीन जो है, जो भी इसके ऊपर जीन सिचुएटेड होंगे, ये क्या करेंगे, इनका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा और ये पर्टिकुलर अपना जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, उस प्रोडक्ट को ये फॉर्म कर सकते हैं। पर यहां पर जब ये क्लोज फॉर्म में हो गया तो इसका एक्सप्रेशन अब नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सप्रेशन कैसे होगा, जब ये बहुत क्लोज हो जाएंगे तो इसके प्रोमोटर सीक्वेंस यानी जो भी प्रोमोटर है वो क्या हो जाएगा, प्रोमोटर इसका दिखेगा ही नहीं। तो जब प्रोमोटर नहीं दिखेगा, प्रोमोटर सीक्वेंस नहीं दिखेगा तो इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर सकता, और जब तक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर सकता तब तक इसका कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसका एसिटाइलेशन करके या फिर मेथाइलेशन करके, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, इन सभी के द्वारा या तो हम इसके एक्सप्रेशन को कम कर सकते हैं या इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब इसके इनएक्टिव भी कर सकते हैं इसे हम, और इसे हम हाइपर एक्टिवेशन भी करा सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास क्रोमोसोम पर सिचुएटेड जीन है उनके डोज को हम क्या कर सकें, कंपनसेट कर सकें। ठीक है, तो बाकी का जो मेथाइलेशन है, हिस्टोन एसिटाइलेशन है, डी एसिटाइलेशन है, इन सभी को हम लोग 3rd सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।